नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आज गणित की जो दूसरा चैप्टर है 15 क्वेश्चन उसको सॉल्व करेंगे। हम सॉल्व कर रहे हैं संविदा वर्ग 3 शिक्षक व्यापम परीक्षा 2011 का सॉल्व पेपर को हम देख रहे हैं यहाँ पर। और इसका पहला वाला जो वीडियो था उसमें 15 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के हमने कर लिए थे। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन अब हम इस वीडियो में करेंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो है, फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट 106 अंक गणित शिक्षण का महत्व है। ऑप्शन ए घरेलू कार्य हेतु, ऑप्शन बी मजदूरी व व्यवसाय हेतु, ऑप्शन सी व्यवहारिक उपयोग हेतु और ऑप्शन डी ये सभी। अंक गणित शिक्षण का महत्व है तो घरेलू कार्य में भी अंक गणित का उपयोग होता है, मजदूरी व व्यवस्था हेतु भी अंक गणित का उपयोग होता है, व्यवहारिक उपयोग में भी अंक गणित का उपयोग होता है। तो हमारा आंसर होगा डी। ओके, मैं एक काम करता हूँ, क्योंकि आप लोग आंसर ना देख पाएँ इसलिए मैं इन सभी में टिक लगा देता हूँ ताकि आप लोग भी प्रयास करें आंसर देने का। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण प्रक्रिया का आखिरी चरण है। ऑप्शन ए मूल्यांकन, ऑप्शन बी अधिगम, ऑप्शन सी उद्देश्य और ऑप्शन डी अनुदेशवाद। तो आप देखिए शिक्षण प्रक्रिया का आखिरी चरण क्या है, सबसे आखिर में क्या होता है। सब देखिए, मूल्यांकन हो सकता है, अधिगम तो स्टार्टिंग का ही पोर्शन है, अधिगम सीखेंगे तभी तो मूल्यांकन होगा। उद्देश्य सबसे पहले का है, जब उद्देश्य करेंगे तभी तो हम अधिगम करेंगे, उसके बाद हम मूल्यांकन करेंगे। और अनुदेश इंस्ट्रक्शन, मतलब अधिगम के बीच बीच में जो इंस्ट्रक्शन दिया जाता है वो अनुदेशवाद है। तो आखिरी चरण क्या होगा, मूल्यांकन। आंसर इज दैट मूल्यांकन। ऑप्शन ए इट इज द आंसर। नाउ गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित को कहा जाता है विद्यार्थियों का दुश्मन, शक्तिशालियों की शक्ति, मन की भाषा, मस्तिष्क का विकास। सिंपल क्वेश्चन है, क्या होगा आंसर। हमारा आंसर होगा मस्तिष्क का विकास। आंसर होगा मस्तिष्क का विकास। नाउ गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित के नियम व निष्कर्ष होते हैं। ऑप्शन ए वस्तुनिष्ठ, ऑप्शन बी सार्वभौमिक, वस्तुनिष्ठ व सार्वभौमिक दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर होगा। आंसर क्या होगा। आंसर होगा, देखिए वस्तुनिष्ठ का मतलब क्या होता है। वस्तुनिष्ठ का मतलब होता है कि हम लोग जो वैकल्पिक क्वेश्चन करते हैं, ऑप्शनल क्वेश्चन करते हैं, वो वस्तुनिष्ठ में आते हैं। सही गलत करते हैं वो वस्तुनिष्ठ में आते हैं। खालिस्तान करते हैं वो वस्तुनिष्ठ में आते हैं। सही जोड़ी बनाओ वो वस्तुनिष्ठ में आते हैं। इसका मतलब ये है कि जो वन वर्ड आंसर होते हैं वो वस्तुनिष्ठ के अंतर्गत रखे जाते हैं। तो गणित में भी वन वर्ड आंसर होता है, कोई एक्सप्लेनेशन तो नहीं होता है, कोई निबंधात्मक आंसर तो होता नहीं है। यदि आपको बोला जाए कि 4 गुणित 8 क्या होता है तो आप सीधा 32 बोलेंगे, उसको कोई ज़्यादा उसको एक्सप्लेनेशन तो देंगे नहीं कि आप गुणा करके बताने लगे या जोड़ के बताने लगे 8 बार उसको 4 को, है ना। सीधा 32 बोलेंगे, 32 बोलेंगे। तो वन वर्ड आंसर है, माने वस्तुनिष्ठ तो है गणित। दूसरा सार्वभौमिक, गणित के नियम चाहे आप इंडिया में पढ़ें, चाहे अमेरिका में पढ़ें, चाहे नेपाल में पढ़ें, कहीं भी पढ़ें, आपको गणित के नियम एक समान होंगे। कहीं भी 4 गुणित 8 44 नहीं होगा, 45 नहीं होगा, 32 ही होगा। 4 × 8 32 ही होगा। मतलब सार्वभौमिक है, सर्व स्वीकार है, हर जगह उसके एक से नियम होते हैं। तो आंसर होगा आपका, क्या आंसर होगा। आंसर सी, वस्तुनिष्ठ एवं सार्वभौमिक। गणित के नियम व निष्कर्ष दोनों वस्तुनिष्ठ व सार्वभौमिक होते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राष्ट्रीय स्तर पर गणित का पाठ्यक्रम निर्मित करने वाली संस्था का नाम बताइए। राष्ट्रीय स्तर पर गणित का पाठ्यक्रम निर्मित करने वाली संस्था का नाम बताइए। क्या आंसर होगा। आंसर होगा आपका, आंसर होगा
आंसर बताइए, आंसर होगा डी, NCERT। क्या आंसर होगा? डी। ओके, नाउ गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। श्रव्य सामग्री में सम्मिलित है, श्रव्य सामग्री में क्या सम्मिलित है बताइए? श्रव्य सामग्री में सम्मिलित है, श्रव्य सामग्री में सम्मिलित है। ऑप्शन ए टीवी, ग्रामोफोन, श्यामपट्ट और खिलौना। क्या आंसर होगा? टीवी, ग्रामोफोन, श्यामपट्ट, खिलौना। श्रव्य सामग्री में सिंपल सा आंसर है बी, ग्रामोफोन। ओके, टीवी आपका दृश्य श्रव्य दोनों में जाता है। श्यामपट्ट जो है वो भी हम कह दें तो सिर्फ दृश्य में रहता है। और खिलौना जो है वो तो खेलने की चीज़ है। इट इज नॉट द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? ग्रामोफोन। ओके, नाउ गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। मूल्यांकन की कार्य सूचक क्रिया है, मूल्यांकन की कार्य सूचक क्रिया है। ऑप्शन ए चिन्हित करना, ऑप्शन बी निर्णय लेना, ऑप्शन सी भूल खोजना, ऑप्शन डी ये सभी बताइए क्या आंसर होगा? मूल्यांकन की कार्य सूचक क्रिया है चिन्हित करना, राइट। मूल्यांकन से हम चिन्हित करते हैं कि ये विद्यार्थी जो है ये कमजोर है, ये होशियार है, ये कम है, इसमें और कितने क्या सुधार की आवश्यकता है ना। निर्णय लेना, हम निर्णय लेते हैं कि उसको नेक्स्ट क्लास में पहुंचाना है, नहीं पहुंचाना है, क्या बीच में ही लटका देना है, सप्लीमेंट्री दे देना है, या पास कर देना है या फेल कर देना है, निर्णय लेते हैं। भूल खोजना, हम ये खोजते हैं मूल्यांकन से कि भाई जो स्टूडेंट है कहाँ गलती कर रहा है, उसको कहाँ सुधारा जा सकता है। तो ये तीनों ही कार्य सूचक क्रिया हैं। तो आंसर होगा डी, मूल्यांकन की कार्य सूचक क्रिया है आंसर डी। नाउ गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन 113। उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्व किस रूप में है? ऑप्शन ए भौतिक, ऑप्शन बी मानसिक, ऑप्शन सी व्यवहारिक और ऑप्शन डी आध्यात्मिक। बताइए क्या आंसर होगा? उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्व किस रूप में है? तो उच्च प्राथमिक, ध्यान रखना, उच्च प्राथमिक मतलब प्राथमिक स्तर की बात हो रही है, लेकिन उच्च प्राथमिक उसमें 4th क्लास 5th क्लास की बात हो रही है, चौथी 5वीं की बात हो रही। तो इसका आंसर होगा बी। आंसर क्या होगा? बी, मानसिक। ऑप्शन क्या होगा? बी, मानसिक। नाउ गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। पाठ्यक्रम में गणित विषय का महत्व है, पाठ्यक्रम में गणित विषय का महत्व है। बौद्धिक मूल्य, ऑप्शन बी नैतिक मूल्य, ऑप्शन सी सांस्कृतिक महत्व, ऑप्शन डी ये सभी। क्या आंसर होना चाहिए? पाठ्यक्रम में गणित विषय का महत्व है। देखिए नैतिक मूल्य तो ऐसे कुछ सिखाया नहीं जाता, कोई कहानी आनी नहीं बताई जाती कि शिष्टाचार से रहना चाहिए, ये रहना चाहिए, सभ्यता कैसी होनी, संस्कृति की, ये सब तो कुछ बताया नहीं जाता। सांस्कृतिक भी कुछ ऐसा कुछ समझ में नहीं आता गणित में। गणित में मेन चीज क्या रहती है? बौद्धिक मूल्य होता है। पाठ्यक्रम में गणित विषय का महत्व है बौद्धिक मूल्य। नाउ गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। जिस विधि में पहले उदाहरण बाद में नियम बताए जाएं वह विधि है। बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है, उम्मीद है इस बार फिर आएगा। जिस विधि में पहले उदाहरण बाद में नियम बताएं वह विधि है समस्या समाधान विधि, आगमन विधि, निगमन विधि, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या आंसर होगा? जिस विधि में पहले उदाहरण बाद में नियम बताए जाए वह विधि है समस्या समाधान विधि, आगमन विधि, निगमन विधि, इनमें से कोई नहीं। देखिए पहले उदाहरण बताए जाते हैं आगमन विधि में, आगमन विधि में पहले उदाहरण बताए जाते हैं। यह जो विधि होती है यह आपकी जो विधि होती है यह
हम थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं कि आगमन विधि और निगमन विधि क्या होती है। आप देखें जरा, आगमन विधि का अर्थ होता है, आगमन विधि का अर्थ होता है कि विशिष्ट से सामान्य की ओर, इसका जो शिक्षण सूत्र होता है विशिष्ट से सामान्य की ओर। अब इसको याद रखने का तरीका क्या है, देखिए सपोज करिए कि संसार विशिष्ट है, संसार विशिष्ट बड़ा है और घर हमारा छोटा है, माने सामान्य है। घर छोटा है, घर छोटा है इसलिए सामान्य है। संसार विशिष्ट है, घर छोटा है। तो जब आगमन मतलब क्या होता है, आगमन मतलब घर पे आगमन। मेहमान क्या करते हैं, मेहमान हमारे घर पे आते हैं ना, आगमन होता है उनका। तो संसार से घर में आना आगमन कहलाता है। माने क्या, संसार विशिष्ट है और घर क्या है, सामान्य है। तो विशिष्ट से सामान्य की ओर आना, ये याद रखने का एक तरीका बता रहा हूँ मैं जनरली, इसको कोई स्पेशल या कुछ ऑफिशियली नहीं लेना है, इसको केवल समझने के लिए कि आगमन का जो शिक्षण सूत्र है वो होता है विशिष्ट से सामान्य की ओर। याद रखने का तरीका क्या है, संसार से घर में आना मतलब विशिष्ट से सामान्य की ओर, ठीक है। निगमन का क्या शिक्षण सूत्र होता है, निगमन का शिक्षण सूत्र होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर। मतलब सामान्य क्या है, घर, घर से संसार की ओर। सामान्य क्या है, घर, विशिष्ट क्या है, संसार। तो निगमन क्या होता है, निकलो, निगमन माने निकलो, निकलो मतलब घर से बाहर जाना, सामान्य से विशिष्ट की ओर जाना, घर से संसार की ओर जाना, माने होता है निगमन। निगमन का जो शिक्षण सूत्र है वो है सामान्य से विशिष्ट की ओर, घर से संसार की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर। और आगमन का जो शिक्षण सूत्र है वो विशिष्ट से सामान्य की ओर, मतलब संसार से घर की ओर। सिंपल याद रखने का तरीका। और इसी से हम निकाल लेंगे मूर्त से अमूर्त की ओर। विशिष्ट मतलब मूर्त, क्योंकि इसमें उदाहरण दिए जाते हैं। विशिष्ट मतलब मूर्त और सामान्य मतलब अमूर्त, सामान्य मतलब अमूर्त। अब देखिए इधर पे इसमें होता क्या है, आगमन विधि में क्या होता है कि उदाहरण देते हैं पहले, उदाहरण देने के बाद नियम, निष्कर्ष और रिजल्ट पर पहुंचते हैं। नियम, निष्कर्ष, रिजल्ट, इनको हमने कह दिया सामान्य, उदाहरण को कह दिया विशिष्ट। तो पहले उदाहरण दिया जाता है या विश्लेषण किया जाता है या सामान्यीकरण किया जाता है या परीक्षण किया जाता है, उसके बाद किसी नियम, निष्कर्ष या रिजल्ट पर पहुंचते हैं, राइट। तो इसका जो शिक्षण सूत्र है वो है विशिष्ट से, इनको हम कह सकते हैं विशिष्ट से सामान्य की ओर। इसमें पहले उदाहरण देते हैं और फिर नियम पर पहुंचते हैं। ओके, व्याकरण शिक्षण में इसका प्रयोग किया जा सकता है। आगमन विधि का प्रयोग व्याकरण शिक्षण में किया जा सकता है। मतलब क्या कि पहले हम उनको एग्जाम्पल देंगे, एग्जाम्पल देने के बाद वो किसी नियम को या परिभाषा को समझ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, व्याकरण पढ़ाते समय बालकों के द्वारा यह सामान्य ज्ञान निकलवाया जा सकता है कि किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु तथा गुण को संज्ञा कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। फिर से मैं आपको बताता हूं कि व्याकरण पढ़ाते समय बालकों के द्वारा यह सामान्य ज्ञान निकलवाया जा सकता है कि किसी वस्तु, स्थान, किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु तथा गुण को संज्ञा कहते हैं। मैंने पहले विश्लेषण कर दिया, एग्जाम्पल दे दिए, उससे बच्चे खुद ब खुद इस ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे कि इन चीज़ों को, जिनका उदाहरण दिया है, उनको संज्ञा कहते हैं, राइट। अब इस विधि में क्या होता है, इसके एडवांटेज क्या है, इस विधि की स्पेशलिटी क्या है कि यह तर्क प्रधान विधि है। माने पहले तर्क दिया जाता है फिर निष्कर्ष पर निकला जाता है। तर्क दे रहे हैं ना, विश्लेषण कर रहे हैं, परीक्षण कर रहे हैं, सामान्यीकरण कर रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं, पहले तर्क दे रहे हैं फिर निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं। माने पहले तर्क दिया जाता है फिर निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। इसमें बच्चों का जो ज्ञान होता है वो स्थायी ज्ञान होता है, बच्चों का जो ज्ञान होता है वो स्थायी ज्ञान होता है। और सब्जेक्ट जो है उसमें बच्चों का इंटरेस्ट बढ़ता है, क्लास का जो वातावरण है वह सजीव हो जाता है, राइट। लेकिन इसके डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज है उदाहरण देने पर समय नष्ट होता है तथा उच्च स्तर के लिए उपयोगी नहीं है। उदाहरण देने में समय नष्ट होता है और हाई स्कूल, हाई सेकेंडरी के लिए ये उपयोगी नहीं है, लेकिन प्राइमरी के लिए उपयोगी है,
राइट। अब निगमन विधि क्या होती है? निगमन विधि टोटली इसकी डिफरेंट होती है। मतलब निगमन मतलब विशिष्ट से सामान्य से विशिष्ट की ओर। निगमन मतलब निकलो, घर से निकलो, घर सामान्य, सामान्य से संसार की ओर, विशिष्ट की ओर, माने सामान्य से विशिष्ट की ओर इसका शिक्षण सूत्र होता है। अमूर्त से मूर्त की ओर इसका शिक्षण सूत्र होता है। पहले निष्कर्ष दिए जाते हैं, फिर तर्क निकाला जाता है, राइट। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि निगमन विधि जो होती है छात्र केंद्रित नहीं होती, छात्र केंद्रित नहीं होती, ओके। और टोटली ये आगमन विधि की उल्टी है। ये दोनों जो विधियां हैं ये अरस्तु ने दी थी। किसने दी थी? अरस्तु ने। आगमन विधि, निगमन विधि दोनों अरस्तु ने दी थी। निगमन विधि जो है उसमें क्या होता है कि उच्च स्तर की क्लास के लिए ये ज़्यादा यूजफुल होती है। कैसे? हाई स्कूल, हाई सेकेंडरी के लिए। आप सीधा सा एग्जांपल देख सकते हैं हम कि हाई स्कूल और हाई सेकेंडरी में प्रैक्टिकल कराए जाते हैं। तो पहले क्या होता है, बच्चे पहले नियम या सिद्धांत पढ़ते हैं, उसके बाद उसका प्रैक्टिकल करते हैं, परीक्षण करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं प्रैक्टिकल के द्वारा। तो क्या होता है कि पहले सामान्य की ओर जाते हैं और फिर विशिष्ट की ओर जाते हैं, राइट। पहले नियम देखते हैं, उसके बाद फिर प्रैक्टिकल करते हैं। तो पहले इसमें नियम, उसके बाद उदाहरण। ये निगमन विधि का शिक्षण सूत्र है। आगमन विधि का बिल्कुल उल्टा रहता है, ओके। नाउ तो हमारा क्वेश्चन था, जिस विधि में पहले उदाहरण बाद में नियम बताए जाएं वह है समस्या समाधान विधि, आगमन विधि, निगमन विधि, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर होगा आगमन विधि, आंसर होगा बी, राइट। नाउ गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्तमान पाठ्यक्रम का दोष है, वर्तमान पाठ्यक्रम का दोष है पुस्तकीय ज्ञान पर बल, विषयों में सहसंबंध, विषयों में सहसंबंध का अभाव, लचीलेपन का अभाव, ये सभी वर्तमान पाठ्यक्रम का दोष है। पुस्तकीय ज्ञान पर बल, विषयों में सहसंबंध का अभाव, लचीलेपन का अभाव, ये सभी। तो आंसर होगा हमारा डी। आंसर क्या होगा? डी, ये सभी, ओके। नाउ गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है संख्या 5,69,387 में अंक 9 के स्थानीय एवं वास्तविक मान में कितना अंतर है? क्या करना है इसमें? स्थानीय मान और वास्तविक मान निकालना है। तो स्थानीय मान क्या होगा? स्थानीय मान क्या होगा? 9 का स्थानीय मान कितना होगा? 9,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 9,000। और इसका वास्तविक मान कितना होगा? 9। तो 9,000 में यदि हम 9 को घटा देते हैं तो आंसर आता है, कितना आता है आंसर? 8991, 8991, 8,991। तो आंसर हमारा होगा बी, आंसर होगा बी। नाउ गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित संख्याओं का योगफल है 1,856, 3,287, 8,432, 9,999, 18,888। निम्नलिखित संख्याओं का योगफल। आप योगफल कर लें और योगफल हम यदि करते हैं तो हमारा आंसर आएगा डी। आंसर क्या आएगा? डी। नाउ गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 1,856 माइनस 3,287 प्लस 5,432 माइनस 679 का मान है। इसका मान क्या होगा? तो पहले आप क्या करें, पहले माइनस माइनस संख्या को जोड़ लें, उसके बाद प्लस प्लस संख्या को जोड़ लें, फिर दोनों को एक दूसरे से घटा दें। तो आपका आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा इसमें? आंसर आएगा सी, सा, दैट इज द आंसर।
नाउ गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर 5 माइनस ब्रैकेट के अंदर 4 माइनस अगेन 4 माइनस 3 4 माइनस 3 अगेन माइनस, फिर ब्रैकेट के अंदर 3 माइनस 3 माइनस 3 ब्रैकेट बंद का मान होगा। आप यहां पर देख सकते हैं 5 माइनस ब्रैकेट के अंदर 4 माइनस 3 माइनस ब्रैकेट के अंदर 3 माइनस 3 माइनस 6 इसका मान होगा। तो ये हम सॉल्व करेंगे बॉडमास के नियमों से। आप देखिए यहाँ पर बॉडमास के नियमों से सॉल्व करेंगे, बॉडमास के नियमों से सॉल्व करेंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा बी, आपका आंसर आ जाएगा बी। सॉल्व करके देख लेते हैं, मैंने सॉल्व करके ऑलरेडी रखा हुआ है। देखिए सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ये वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आंसर -6। 3 को +3 -3 -6 इसका आंसर आएगा -6। फिर इस माइनस का जब अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में, तो ये हो जाएगा 3 + 6। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 9। फिर यहाँ पर है 4 - 9 आ गया। अब यहाँ पर क्या है, माइनस को अंदर जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -9 और 4 - 9 हो जाएगा -5। फिर यहाँ पर माइनस का इस माइनस से गुणा करेंगे तो हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा 5 + 5 आंसर होगा 10। दैट इज द आंसर। ओके, तो ये थे हमारे कुछ नेक्स्ट मैथमेटिक्स के क्वेश्चन। मैथमेटिक्स के सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं 2011 के व्यापम परीक्षा 2011 का जो गणित के जो पेपर थे हमने सारे 30 क्वेश्चन कर लिए हैं। आप चाहें तो पिछला वीडियो भी देख सकते हैं, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट 2011 के क्वेश्चन के साथ। ओके, बाय बाय, टेक केयर।